देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन के बिना कोई और रास्ता है नहीं। आज हमारे देश के लोग अमेरिका को लेके, यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके, इवन एशिया में भी जापानीज़ जैसे और तमाम कंट्रीज़ हैं, इनको लेके हम बहुत उत्साहित रहते हैं। वहाँ जाने से लेके, वहाँ के सिस्टम्स को लेके, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके हम बहुत सारी जगह उत्साहित रहते हैं। और सिर्फ अपने उत्साह से नहीं, बल्कि हकीकत ये भी है कि वहाँ की इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है। जापान जैसा देश जो 1945 में 44 में सब कुछ बर्बाद हो गया था जिसका, वो अचानक उठ के खड़ा हो गया और आज दुनिया के इकोनॉमिक पावर्स में से एक है। ये कैसे हुआ? और हमसे कहाँ गलती हो गई? हमारे पास संसाधन बहुत हैं। देश के रूप में देखें, प्राकृतिक संसाधन, हम दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। मैन पावर हमारे पास में है, नॉलेज की हमारे पास एक बड़ी लेगेसी है। एजुकेशन में गलती हो गई। हमने अपने उस संसाधन का, अपनी उस मैन पावर का, अपनी उस नॉलेज की लेगेसी का यूज़ ठीक से नहीं किया अपने स्कूलों में और कॉलेजेस में एजुकेशन को लेके। ये बात एक मोटे तौर पे समझ में आ रही थी। आज भारत में बैठा हुआ एक बच्चा ये सपना देखता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, या मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं अमेरिका की फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, जापान की या लंदन की फ़लाने कॉलेज में फ़लाने यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने जाऊंगा। कभी लंदन में बैठा हुआ बच्चा कोई सोचता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो भारत की फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, या मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो अमेरिका को कोई बच्चा सोचता हो कि मेरे पास जब संसाधन हो जाएंगे तो मैं भारत के फ़लाने कॉलेज से जाके अपनी डिग्री लूँगा। तो ये सोच के पीड़ा होती है। और जब तक हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे ये सब खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए इस पे काम करना शुरू किया। हमारे पास दिल्ली की जनता का मैंडेट था कि इस पे काम करना है, संसाधन थे और एक लीडरशिप थी, एक टीम थी, सब लग गए और आज 6 साल के बाद कह सकते हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं। अभी जो कुछ सोचा है, जितने सपने हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, वो सब अचीव नहीं हुआ, पर सही दिशा में जा रहे हैं। दो 2015 में जब मैं टीचर से मिलना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि इनमें से बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, और सरकारी स्कूल में नौकरी जो मिलती है वो किसी की मेहरबानी से नहीं मिलती, वो किसी के पक्षपात से नहीं मिलती कि कोई आया था मैंने नौकरी दे दी। वहाँ बाकायदा एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत रिगरस इंटरव्यू होता है, उसके टेस्ट होता है, उसके बाद लोगों को नौकरी मिलती है। तो एक बड़ी परीक्षा पास करके सरकारी स्कूल का टीचर नौकरी लेता है। टैलेंट तो उसमें होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। 2015 के बाद और 2015 से पहले की स्थिति आप देखें तो यही अंतर आया है। टीचर्स तो वही हैं, केवल वर्किंग एनवायरनमेंट बदला है। सरकार ने टीचर पे भरोसा किया है। सरकार ने कहा है कि आपको पढ़ाना है, आप हमें बताइए हमसे क्या चाहिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें आपसे क्या चाहिए। दोनों में बात हो गई। जब हम दिल्ली में नए स्कूलों को बनाने की दिशा में आगे बढ़े 2015 में, तो हमने देखा कि एक तरफ तो ज़मीनें कम हैं, नए नए प्लॉट्स नहीं हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लॉट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, वहाँ भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं और वहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, एक एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसे भी स्कूल थे हमारे पास। 153 बच्चे एक स्कूल में एनरोल्ड थे, कभी पढ़ ही नहीं सकते वहाँ बैठ के। तो हमें लगा कि ये नए स्कूल बढ़ाने का जो वो है ना कि भाई स्कूलों की संख्या 1000 से बढ़ के 1500 हो जाएगी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन स्कूलों में अभी एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ सबसे पहले कमरे बनवाए जाएं। तो हमने 22,000 कमरे बनाने पर काम शुरू किया। उसमें से एक बड़ी संख्या में कमरे बन के तैयार हो गए। ये अगर देखें तो करीब एक स्कूल में 40-50 कमरे होते हैं। 500 स्कूल से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर हम दिल्ली में जोड़ चुके हैं और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ चुके हैं। कुछ नए स्कूल भी बने जो नई बिल्डिंग्स हैं कह सकते हैं, लेकिन पुराने स्कूल के साथ साथ उनमें और नई बिल्डिंग्स बना के, उनके नए ब्लॉक्स बना के जो काम शुरू हुआ है वो आज फैंटास्टिक चला है। अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि एक क्लास में बैठने के लिए बच्चों के पास पर्याप्त जगह हो, पर्याप्त सुविधाएं हो। पुराने स्कूल जहाँ पढ़ रहे थे, नए स्कूल जहाँ बन सकते हैं, हमने सब पे काम किया। बच्चा पढ़ाई करता है तो करियर के लिए ही करता है। हमने
ये देखा दिल्ली में कि करीब 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करके निकलते हैं, 12th +2, और उनमें से करीब 1 लाख बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिल जाता है कहीं ना कहीं, बाकी बच्चों को कोई एडमिशन ही नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी है और आज की तारीख में 1,40,000 बच्चों को एडमिशन मिल जा रहा है। हमने 2 नई और बड़ी यूनिवर्सिटी सेटअप की हैं जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रूप में निकलेंगी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। स्किल यूनिवर्सिटी में हमारा टारगेट है कि हर साल करीब 1 लाख बच्चों का इंटेक होगा। तो इस तरह हम 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटेक में आ जाएंगे दिल्ली में, जबकि 2.5 लाख हमारा आउटपुट है। 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच आउटकम रहता है हर साल CBSE के रिजल्ट्स का 12वीं का। तो मुझे लगता है कि फर्दर एजुकेशन के लिए इस दिशा में ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत रोल निभाएंगी। हम वोकेशनल को बहुत प्राथमिकता देने वाले हैं और वोकेशनल को बाइज्जत प्राथमिकता देने वाले हैं। अभी वोकेशनल माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे वो वोकेशनल में जाएंगे। हमें लगता है कि जो बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं वो वोकेशनल में जाएंगे। उस तरह का माहौल हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोविड की वजह से थोड़ा ऑनलाइन पे मजबूर होना पड़ा है, लेकिन हमने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि सब बच्चे ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने दिल्ली में जो सिस्टम लागू किया है ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन। मतलब अगर आप जूम पे आ सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में फ़ोन है लेकिन व्हाट्सएप वगैरह नहीं है तो आप हमारे पास आ जाइए। स्कूल में आपके पेरेंट्स हमसे स्टडी मटेरियल ले जाएं, फ़ोन पे टीचर्स गाइड कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या हर क्लास में 2-4-6 है जिनको फ़ोन पे गाइड करना पड़ रहा है, उनके पास में व्हाट्सएप या जूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी एक सेगमेंट है करीब 10% से 15% जो ट्रेसेबल नहीं है। मतलब उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर जो भी हमारे पास लिखा हुआ था वो या तो वहाँ से शिफ्ट कर गया है, उसका फ़ोन नंबर बदल गया है। जिस समय एडमिशन लिया होगा उस समय कुछ फ़ोन नंबर होगा लेकिन अब अपडेट नहीं हुआ, उसने अभी अपडेट नहीं कराया, एड्रेस भी चेंज हो गया, हमने एड्रेस पे भी जाके ढूंढा है। तो 10 से 15% बच्चा ऐसा है। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या उन बच्चों की है जो नगर निगम के स्कूलों से निकल के दिल्ली सरकार के स्कूलों में आ रहे हैं। नगर निगम में थोड़ा सा रिकॉर्ड मैनेजमेंट ख़राब है इनका। एक ही नंबर सारे बच्चों के सामने लिखा हुआ है, एड्रेस आधे अधूरे लिखे हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको खोजें, पर ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन मिला के हम अभी जितना नुकसान बच्चों को कोविड की वजह से हो सकता है स्कूल बंद होने की वजह से, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एजुकेशन तो स्कूल में पूरी होगी अब, लेकिन परिस्थिति इतनी विषम है, विकट है कि हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। बस प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो तो सब लोग फिर से जुटें और जो नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज़ करने की हमने कोशिश की है, पर फिर भी जो गैप है उसको कवर करेंगे। जो अप्रोच हमारी सरकार की रही है कि कोविड के साथ जीना सीखना होगा। जैसे बहुत सारे और इन्फेक्शंस हैं, टीबी है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजाज हैं और बहुत सारे, अब हम उनके साथ जी रहे हैं। इकोनॉमी भी चल रही है, नौकरियां भी चल रही हैं, बिजनेस भी चल रहा है और साथ साथ वो बीमारियां भी हैं। अब उनका वैसे, और उनमें से बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है अभी, वैसे ही हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैंने ये कहा था कि बहुत ख़तरनाक हालात हो सकते हैं, उस वक्त बहुत तेज़ी से हालात बिगड़ सकते थे, पर मेरे ये कहते ही सब अलर्ट पे आ गए। दिल्ली के सिटीजन्स भी अलर्ट पे आए, सरकारें भी अलर्ट पे आईं, मेडिकल टीम्स भी अलर्ट पे आईं कि अगर प्रोजेक्शंस इस तरफ जा रहे हैं तो खतरा बढ़ेगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। तो सबके सब मेहनत से करके सब ने कंट्रोल में लिया और आज दिल्ली में कंट्रोल में है। भारत सरकार का जो सर्वे, सीरो सर्वे आया था, वो भी कह रहा है कि 25% लोगों को तो हो चुका है। यानी कि आप समझिए कि करीब 2 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोग तो कोविड को पार कर चुके हैं, उनको हो चुका है। ये तो 1.5 महीने पहले का सर्वे है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रोज़ाना 6%, 5% इस तरह के केसेस पॉजिटिव आते हैं जितने भी टेस्ट कराए जाते हैं। तो 5-6% ये रहेगा और अभी ये 5-6% थोड़े दिन और चलेगा। कितने दिन चलेगा कह नहीं सकते, पर इससे आगे ना बढ़े और इससे आगे बाई चांस बढ़े तो हमारी तैयारी रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 5-6% और उससे नीचे भी आए तो उसके साथ जीना होगा। अब ये सबको करना है। तो आई होप कि जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हों, पटरी पे आएँ, लाइफ पटरी पे आए, मार्केट पटरी पे आए, मतलब इकोनॉमी जो है वो वापस अपने ट्रैक पे आए। हम सब की कोशिश है।
हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू कराई थी और मैं जगह जगह स्कूलों में जाके पूछता था, भाई पीटीएम से कुछ फ़ायदा हो रहा है या खाली आपके मम्मी पापा को यहाँ बुलाने का बर्डन बढ़ रहा है। तो एक स्कूल में एक लड़की ने खड़े होकर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो शायद सबसे बड़ी एडवोकेसी है उस पीटीएम की। सरकारी स्कूलों में पहले पीटीएम नहीं होती थी। तो उसने कहा, वो 9th या 10th क्लास की बच्ची थी, कि जी मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और मेरी मम्मी कभी स्कूल आती नहीं थी, उनको अलाउ नहीं था, तो उनको भी पता नहीं चलता था कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। तो वो हमेशा मेरे ऊपर पीछे लगी रहती थी कि कुछ घर का काम सीख ले, शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में फिर पता नहीं पढ़ाई काम आएगी कि नहीं आएगी, घर का काम सीख ले, ये काम आएगा। बोले मेरी पहली पीटीएम में ही जब मेरी टीचर ने मेरी मम्मी को समझाया कि आपकी बेटी पढ़ने में इतनी इतनी अच्छी है, इस सब्जेक्ट में इतनी बढ़िया करती है, इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा है, इस फील्ड में इतना अच्छा है, बोली मेरी मम्मी बड़ी इंप्रेस हो गई और उसके बाद से उन्होंने मुझको वो कहना बंद कर दिया। तो मुझे लग रहा है ये तो एक एग्जाम्पल सामने आया, पर पेरेंट्स जब हमारे स्कूलों में आए और उनके बच्चों के बारे में टीचर्स ने बताना शुरू किया, तो उनकी भी आंखें खुली कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ संभावनाएं हैं, और ख़ासतौर से लड़कियों के अंदर ये संभावनाएं दिखना पेरेंट्स को बहुत बड़ी बात है। वरना पेरेंट्स हमेशा चिंतित इसको रहते हैं कि एक अच्छी सी डिग्री मिल जाएगी तो अच्छी सी शादी हो जाएगी, पर अब सोचने लगे हैं अच्छी सी डिग्री मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो अच्छा करियर बन जाएगा, हमारे परिवार का भी फ्यूचर बदल जाएगा। बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भाषा, फैक्ट्स, ये सब तो स्कूल से हम सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो बच्चा समाज से और परिवार से सीख के आता है और हम उसको अनलर्न कराते हैं। बच्चा समाज से कहीं देखता है कहीं हेट हो रहा है, कहीं झगड़ा है, कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब बच्चा वहाँ से सीख के आता है, उसकी एरोगेंस वहाँ से आती है। स्कूल का काम है उसको डीकंडीशन करना, तो वो हम डीकंडीशन कर रहे होते हैं, तो कुछ लर्न करा रहे होते हैं, कुछ डी लर्न करा रहे होते हैं। पेरेंट्स अगर ये ध्यान रखें कि बच्चा क्या गलत सीख रहा है आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, परिवार में आपके आचरण से, घर में अगर आप महिलाओं के साथ में बहुत कैजुअल तरीके से डोमिनेटिंग व्यवहार रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, बच्चे को अगली पीढ़ी में जाएगा। अगर आप किसी तरह की जाति के साथ, किसी तरह की धर्म के साथ अपने मन में कोई भेदभाव रखते हैं, तो वो पाप अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होगा। तो इस पाप को करने से बचिए। स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन घरों को भी, हमको, परिवारों को भी ये जिम्मेदारी निभानी है कि हम बच्चे के अंदर किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की घृणा, किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी क्षेत्र के लोगों के प्रति, किसी भी जाति के प्रति, छोटे बड़े का, ये सब हम घरों से और परिवारों से, समाज से ना दें। अगर बच्चा कहीं से सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो घरों की जिम्मेदारी है कि हम उसको काटें, उसके माइंडसेट को क्लियर रखें उससे। सरकार एजुकेशन दे रही है और अच्छी कोशिश कर रही है, पर फिर भी अगर दिल्ली का युवा, देश का युवा हमारे इस काम में साथ जुड़ गया, और ख़ास तौर से वो जिसको ईश्वर ने, जिसको परिवार ने, समाज ने, देश ने ये मौका दिया है कि वो पढ़ लिख सके और पढ़ लिख के अपना कोई कैरियर शुरू कर सके, उस युवा को मैं ज़रूर आह्वान करना चाहता हूँ कि थोड़ा समय निकालिए। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूलों में हैं। आइडियल सिचुएशन में तो सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, पर अगर समाज साथ में खड़ा हो गया तो स्कूल और समाज मिलके देश की जिम्मेदारी ले सकते हैं। समाज मतलब युवा समाज। मैं चाहता हूं कि एक युवा अगर एक बच्चे का गार्जियन बन जाए, आज मेरे पास 16 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं सब 16 लाख की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ही करीब 7-8 लाख बच्चे हैं। अगर दिल्ली के 7-8 लाख नौजवान पढ़े लिखे अपना बिजनेस कर रहे या नौकरी कर रहे आगे आके ये कहें कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं मेंटरिंग करूंगा उसकी। घर में जैसे बड़ा भाई नहीं होता है, बड़ी बहन होती है, पढ़ लिख जाती है तो वो मेंटरिंग करती है, कैरियर गाइडेंस से लेके उसकी इमोशनल गाइडेंस से लेके हर जगह मेंटरिंग होती है। ये जो बच्चे हैं हमारे पास में, इनमें से बहुत सारे परिवारों में तो वो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिनके माँ बाप ने शायद ही 8वीं क्लास से आगे की पढ़ाई की है। तो वहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर यूथ इसके लिए आगे आता है तो आई थिंक इस देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर इस देश के संसाधनों से,
इस देश की मेहनत से आपको एजुकेशन मिली है तो वापस तो देना बनता है।